क्या है आप लोग पद्मावती के परिचय के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो संक्षिप्त में क्या है, मानस रोधक खंड का सारांश क्या है, किस प्रकार से है ने एक दिन जो है पूर्णिमा की तिथि को देखकर सखियों के साथ पद्मावती जो है मानस सरोवर की ओर निकल पड़ती है और साथ में अपने सखियों को साथ में लेकर वह निकल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कवि ने जिस प्रकार की अवस्था का वर्णन किया गया है, तो पद्मावती और पद्मावती की सभी सखियां जो किशोर अवस्था है, अभी अभी उनके जीवन में क्या है, किशोर अवस्था का आगमन हो चुका है। तो इसलिए वह सभी सखियां जो है फुलवाड़ी की तरह दिखाई दे रही। फुलवाड़ी में जो जिस प्रकार से फूल होते हैं उस तरह से वे वहां पर दिखाई देते हैं। तो कवि जो है इन सखियों को बगीचे में जिस तरह से क्या है फूल जो अनगिनत फूल होते हैं, वैसे ही फूलों का नाम जो है इन सखियों को रखा गया है। तो कोई सखी क्या बन जाती है, चंपा रहती है, तो कोई क्या है कुंद कहलाती है, या कोई केतकी, या कोई रसपेल, यानी भांति भांति के क्या है यहाँ पर इसके नाम फूलों के नाम रखे गए हैं। तो कोई मोल सीरी की भांति पुष्पों से क्या है लदी हुई है, तो कोई क्या गुंथिका यानी कोई जाति की गुत्थियों के बारे में क्या है वो समझ चुकी है। तो उनके केशों का अलंकार भी कवि ने यहाँ पर किया गया है। तो हर श्रृंगार की भांति फिर कोई कूजा के फूल दिखाई देती है, तो कोई हजारा गेंद जो कहा जाता है। तो वे सब मालती के साथ, मालती यानी कौन यहाँ पर, पद्मावती के साथ में चल पड़ी है, मानो कमल के साथ कोक बेली फूली हो। तो उनके सुंदर सौरभ को देखकर भौरे भी क्या हो गए ने, उनके इर्द गिर्द घूमकर उस गंध को लेने की कोशिश करते हुए रहते हैं। फिर आगे जो है, जब ये मानस सरोवर के पाल यानी किनारे की ओर आकर खड़ी हो जाती है, तो उनमें काम क्रीड़ा की भावना क्या उत्पन्न होने लगती है। तो काम यानी एक प्रकार से वासना के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन जब वे क्रीड़ा करती हुई मानस सरोवर पर गई, तो और उस वहां पर जाकर उस पाल के किनारे यानी उस सरोवर के किनारे वे खड़ी हो गई और उस सरोवर की सुंदरता को देखकर उनका मन जो है क्या होने लगा, इन्हें ललचाने लग जाता है, तो विहस होने लगता है। तो तब वे क्रीड़ा करने के लिए पहले किसकी अनुमति लेती है ने, अनुमति लेने के लिए पद्मावती से पूछने लगती है कि हे रानी, एक बार मन में विचार करके देखो, यह हमारा सौभाग्य है कि इस जीवन को हम लोग क्या है माता पिता के यहाँ बीत रहे हैं, फिर से यह हमें क्या है नहीं मिलेगा। तो एक बार मन में विचार करके देखो कि जितनी आजादी जो है माता पिता के यहाँ हमें मिलती है, वही ससुराल में नहीं मिलेगी। तो क्यों ना हम इस सरोवर में क्या है खेल खेलने जाए। और एक बात कहने लगती है, जब तक पिता का राज्य है, जो खेलना चाहते हैं हम लोग वे खेल खेलेंगे। किसे पता कि जब हम लोग ससुराल चले जाएंगे, क्यों ऐसे कह रहे ने, क्योंकि उनकी अवस्था जो है शादी विवाह योग्य बन चुकी है। तो कहा नहीं जा सकता कि माता पिता हमारा विवाह कब कर देंगे, फिर हम ससुराल जब जाएंगी तो ऐसा खेल खेलने का सौभाग्य हमें नहीं मिलेगा। और हम लोग ये देखिए सखियां कितने होशियार ने, विवाह के उपरांत सास ससुर का व्यवहार कैसे हो सकता है कहकर भी वे लोग जानने लगती हैं। तो कहने लगती है कि फिर कहाँ हम और इस सरोवर की पाल के किनारे आ जाएंगे, फिर कल हम सब ससुराल भी चली जाएंगे, फिर सासू और ननंद जो है उनके ताने भी हमें सुनने मिलेंगे और प्राण भी ले लेगी बातों को देकर, ताने सुना सुना कर हमारे प्राण भी क्या है वे ले लेंगी। और ससुर का स्वभाव जो है कठोर होने वाला, माता के पिता के जैसा उनका स्वभाव नहीं हो सकता है। तो एक बार मन में विचार कर देखो कि विवाह जब होगा, जब हम ससुराल जाएंगे, क्या इतनी स्वतंत्रता हमें मिल पाएगी। और उससे बढ़कर जिसको मान कर हम लोग क्या है उस घर में जा जाती हैं, पति जो होते हैं, तो
प्यारा प्रियतम इन सब से क्या है ऊपर होता है, इन सब से ऊपर हो जाना ने जब इन लोगों का हमारे प्रति जब कठोर क्या है स्वभाव हो सकता है, तो किसे पता कि पति का व्यवहार हमारे प्रति कैसे रहेगा। न जाने सुख से हमें रहने के लिए मिलेगा कि वह उसके द्वारा हमें दुख ही प्राप्त हो जाएगा। न जाने कैसे जन्म हम लोगों का उस घर में निर्वाह हो जाएगा। तो हे पद्मावती, एक बार मन में विचार कर कर तो देखो कि फिर से ये हमें क्या है जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में जो है एक बात ठहर चुकी है। जैसे इस जमाने में भी वह बात है कि जितनी आजादी लड़कियों को जो है माता पिता के यहाँ मिलता है, वही क्या है ससुराल में नहीं मिल सकता। तो इस भय के कारण जब हमें ये सौभाग्य मिल चुका है, तो क्यों ना हम लोग इसका क्या है उपयोग ले ले। देखो रानी, फिर से यह मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। तो जैसे कहने के बाद जब पद्मावती के मन में भी विचार आता है कि सभी सखियां जो क्या है सही ही कह रही है, इसलिए वे पद्मिनी बालाएं सरोवर के तीर पर आ गई। रानी पद्मावती को क्या है प्रसंग को बताने के पश्चात वे सभी क्या हो गए ने उस तीर के किनारे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां आकर रुक गए। आने के बाद उनके हृदय में क्या इच्छा होने लगी खेल खेलने की, इसलिए वे क्या करने लगे ने जो अपने बांधे हुए केश जो थे, ठीक है, केशों का जायसी ने यहाँ पर रूप और श्रृंगार का भी वर्णन किया है। सो नखशिक वर्णन भी इसे कहा जाता है, नखशिक का वर्णन कवि ने किया है। तो इसलिए जो बांधे हुए उसके केश हैं, वो जूड़ा जो है जूड़ा बांधा हुआ होता है, उसे क्या करती है वो खोल कर बिथुरा देती है। बिथुरा देना है खुले कर देना। तो क्यों करने लगे ने उस सरोवर में वह क्या खेलने के लिए तैयार हो गई, उससे पहले वे अपने बालों को क्या है खोल देती है। फिर रानी पद्मावती का मुख का वर्णन कवि ने किया है। तो रानी पद्मावती का मुख जो है चंद्रमा के समान है और उसकी शरीर की जो आभा है वह मलयगिरी के समान कहा गया, जिसके सुगंध से पूरे प्रकृति में क्या एक सौरभ फैल चुका है। जैसे ही वो केश रूपी नागों को मानो सुगंधि के लिए उसके अंग को ढक दिया गया है। ने जैसे वो काले केश हैं, काले केशों का वर्णन जो है नाग के भांति कहा गया। तो नाग सिंपी के भांति वह क्या है सुगंध से उस पद्मावती के सुगंध को लेने के लिए नागपाश में क्या है वह जकड़ चुकी है और उसमें उसका चंद्रमा जैसा चेहरा जो है मुख जो है छिप चुका है उन काले केशों बालों में। केशों के रूपों में मेघों के छा जाने से संसार में क्या है एक छा हो गई है, छा हो गए, अंधकार हो चुका है केशों के द्वारा। जैसे बादल घिर कर आ जाते हैं, बादल घिर जाने पर पूरा प्रकृति कैसे बन जाता है, अंधकार में बन जाता है। जैसे वो केशों को खोल देती है तो प्रकृति भी क्या हो गई, संसार पूरी तरह से इस छांव में बस चुकी है। मुख के चारों ओर केश ऐसे छाए पड़ रही थी मानो काला राहु जो है चंद्रमा को घेर रखा हो। ठीक है, काला राहु जो है ने राहु केतु जो कहा जाता है, राहु किसे कहा गया है ने केशों को कहा गया है। तो वो केश जो है उसके मुख को क्या है, मुख है ने चंद्रमा को, जो राहु जो है मुख जैसे चंद्रमा को घेर कर रखा हो या उसके शरण में वह आ गया हो, यानी राहु भी क्या है उस चंद्रमा के शरण में आ गया है। केशों की श्यामलता से दिन में ही सूर्य का प्रकाश भी छिप गया है। ये कैसे देखिए ने, केशों की श्यामलता से, श्यामल यानी सांवले से, रंग काला होने के भांति दिन में ही क्या हो गया, प्रकाश, सूर्य छिप गया है। छिप जाना, जबकि सूर्य का उजाला दिखाई देना, तो उस केश के कारण सूर्य यानी किसे कहा गया ने,
पद्मावती के मुख को कहा गया, जिसकी आभा पूरी तरह से प्रकाशित होना चाहिए। सूर्य की किरण से पूरा प्रकृति क्या है, रोशनी होनी चाहिए। लेकिन इसे जो है किसी ने उस केशों ने बांध दिया। जस्ट कल्पना करो कि बाल जो हैं पूरी तरह से मुख पर क्या है, छा चुके हैं, जिससे ये चेहरा जो है, ये मुख की रोशनी जो है अंधक क्या है, लुप्त हो चुकी है। और दूसरी ओर कहने लगे कि जो सूर्य में छिप गए जो क्या है चंद्रमा नक्षत्रों को लेकर साथ में इस धरती पर क्या है प्रकट हो चुकी है। चकोर पक्षी भी अपने आप को भूल चुका है, भूल कर उधर ही वह देखने लगा, जबकि वह बादलों की ओर देखना था चकोर पक्षी। लेकिन वह उसके लिए जो क्या है चंद्रमा कौन नजर आने लगे ने, पद्मावती। तो उसी की ओर अपनी सूध बूध खोए हुए चकोर पक्षी भी निशब्द होकर खड़ा। पद्मावती के दांतों का भी वर्णन कवि ने किया है। जब वो बोलती हैं बिजली के भांति क्या है उसके दांत दिखाई देते हैं, और जब वो बातें करने लगती है तो कोयल के जैसे मधुर उसकी आवाज क्या है सुनाने देती है। मानो ऐसे लगता है कि हमेशा उस आवाज क्या है सुनते रहे। उसकी आवाज जो है इतनी मधुर है कि मन करता है कि बार बार उसे क्या है सुने। फिर आकाश के इंद्रधनुष को लेकर मानो उसकी भौएं बनाई गई थी। तो उसके मुख का वर्णन के साथ साथ उसके भौएं का भी कवि ने वर्णन किया है। कैसे भौएं हैं ने उसके इंद्रधनुष के भांति, किसके ने, पद्मावती की। तो उसकी भौएं बनाई गई थी। उसके नेत्रों के रूप में मानो खंजन क्रीड़ा कर रहे हैं। खंजन क्रीड़ा, खंजन यानी एक पक्षी है, ठीक है। तो क्रीड़ा करना, खंजन क्रीड़ा करने ने नयनों में भी बहुत सारे इशारे होते हैं, इसीलिए नयनों को क्या है बहुत सारे कवि ने बहुत सारे उपनामों को वहां पर दे गया है, ठीक है। बहुत आकर्षित करने वाले आंखें कह सकते हैं, या मन को लुभाने वाले नयन कह सकते हैं। तो खंजन नीर यानी इशारा करने वाले नयन कह सकते हैं। हम लोग देखते हैं, देखिए अन्य बहुत तरह से हम लोग देखते हैं। गुस्से में एक बार आंखें खोल कर देखते हैं, हाँ, हंसते हुए एक स्माइल से आंखें देखते हैं, यानी स्माइल से देखना, गुस्से में देखना, आंखों को तीर की भांति देखना, तीर की भांति ने ये रुद्र अवतार में दिखाना। तो कवि ने नयनों के अलग अलग वहां पर वर्णन किए गए हैं। तो यहाँ जायसी ने खंजन नयन कहे, जो खंजन नयन है उसके नयनों को देखने के पश्चात मन क्या है उसी ओर देखते हुए रहना, उसकी ही आंखों को क्या है देखते हुए रहना। सो वो खंज नयन क्रीड़ाएं करने लगी हैं, खेल खेलने लग चुकी हैं। फिर उसके रूप से देखकर मोहित कौन हो गया ने, सरोवर भी हो गया। सरोवर यानी कौन, मानस सरोवर, उसके हृदय में हिलोरे उत्पन्न होने लगी। देखिए हम बैठे जगह जब पद्मावती के रूप के बारे में जब पढ़कर यहाँ पर ग्रहण करने लगे तो किसकी इच्छा नहीं होती कि उसको देखे। क्या वो इतनी सुंदर है? सो इतनी सुंदर है तो उसको देखने की इच्छा हर किसी की होती है। तो यही ऐसे ही मानस सरोवर के पाल के पास कौन, पद्मावती जब आ चुकी है तो उस मानस सरोवर जो निर्जु है उसके हृदय में भी क्या है, हिलोरे उत्पन्न होने लगी। तो मैं कदाचित यानी सरोवर के हृदय में भी इच्छा होने लगती है कि मैं भी क्या करूं, इस पारस जैसे मणि को स्पर्श कर कर अपने आप को क्या है निर्मल बन जाऊं। तो इस इच्छा से वह अपनी लहरों को तेज गति से किसकी ओर बढ़ाता है ने, पद्मावती की ओर। देखिए कल्पना करो कि लहरें जो हैं, सरोवर की लहरें जो होती हैं, तरंग जो कहे जाते हैं, आप लोग वेव्स जो कहा जाता है, तो वो वेव्स कैसे होते हैं ने, आगे बढ़ते हुए जाते हैं न कि पीछे। तो कवि की कल्पना देखिए कि जहां पर कौन पद्मावती बैठी हुई है तो वो लहरें क्या होने लगी है, हिलोरे लेकर उसके करीब जब जाने लगी हैं तो कैसे लगने लगा है ने, सरोवर भी कदाचित यही चाहता है कि उसके चरण को स्पर्श करे,
सो इस प्रकार की भावना मानस सरोवर में भी क्या है, उत्पन्न हो चुकी है। जब जैसे वह सरोवर के यानी उसके केशों का अलंकार जब कवि ने किया है, तो आगे जब है ये सभी सखियां अपने अपने क्या है, अब काम क्रीड़ा करने के लिए उस क्या है सरोवर में वो उतरना चाहती है। तो इसलिए वो क्या करती है ने अपने साड़ियों को, साड़ी जो वस्त्र है उसे उस सरोवर के किनारे छिप कर रख देती है। फिर तभी वे बालाएं जो है उस जलवर में एक एक कर कर क्या है उतरती हैं और जल की बेल जैसे जल के मिलने के लिए हुलस रहती है, वैसे ही सभी जल को पाकर आनंदित होने लगती है। आनंदित होना है ने मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को जब भी स्त्रियों को, अगर बालिकाएं कह रही हैं, सखियां हैं यहाँ पर, पानी को देखने के बाद हर किसी का मन क्या है लालायित वहां पर होने लगता है। तो जैसे पानी को देखने के बाद वो जैसे कदम उस सरोवर में रख देती है, आनंदित हो जाती है और खेल करने के लिए, काम क्रीड़ा करने के लिए वो लग जाती है। फिर उनकी आयु जो है किस प्रकार से ने वसंत रहे, वसंत ऋतु के भांति उनकी आयु है। जैसे वसंत ऋतु में पेड़ों के पत्ते क्या है, पत्ते लग जाते हैं, वैसे जीवन में एक अवस्था है किशोर अवस्था कहा जाता है। सो इस किशोर अवस्था में एक उमंग, एक उल्लास होने लगता है और देह की रचना भी क्या बहुत ही आकर्षित करने हो जाती है। तो उनमें अभी अभी एक किशोर अवस्था का आगमन हो चुका है, तो सभी कैसे दिखाई दे रहे ने, कोमल दिखाई वहां पर देने लगती है। तो यौवन के नए रस से भरी हुई उनकी कलियों के रूप में प्रकट हो जाती है। उनके काले केश जो है विषधर सर्पों के भांति मुख पर क्या है, कमल रूपी मुख पर घिर चुके हैं। कमल रूपी ये सभी कैसे ने सरोवर में खेलने वाली, तैरने वाली ये कमल फूल बन चुकी हैं। तो जैसे ही वो बालों के जूड़े को ओपन कर देती है तो नागपाश विषधर केशों के भांति नजर आने लगती है और वो चेहरे को क्या है पूरी तरह से ढक देती है। उनके अधर ऐसे मानो है जैसे अनार और अंगूर में कोपले आ गई हो। कोपले आ जाने ने बीजों का उत्पन्न हो जाना, ठीक है। बीज जब फलों में बीज होते, नए नए बीजों का आगमन हो जाता है, वैसे ही उनके अधर जो है अंगूर के भांति कोपले आ गई हैं। उन बालाओं के रूप में प्रेम की शाखा ही झुका आई है। प्रेम की शाखा झुका जाने प्रेम उत्पन्न हो जाना यानी किशोर अवस्था में हो चुकी है। वह सरोवर पद्मावती और सखियों को पाकर संसार के अधिक रूप को वह